हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन नंबर 7A से। इससे पहले का जो लेक्चर है सेक्शन 1 टू सेक्शन 7 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो एक कोर्स मैंने क्रिएट किया है, उसमें आईडी एक्ट के कुछ MCQs हैं और सेक्शन 7 तक मैंने डिफ़ाइन किया है विद केस लो। तो आप पहले वो जाकर देखना, क्योंकि आईडी एक्ट ऐसा एक्ट है अगर आप इसको बीच में से देखोगे तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। तो अब आज हमें देखना है सेक्शन 7A से, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं सेक्शन 7A से। देखो, एक वर्कमैन को बिना प्रॉपर इंक्वायरी के जॉब से निकाल दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोर्ट एम्प्लॉयर के डिसीजन को बदल सकता है, और अगर बदल सकता है तो किस सेक्शन के अंडर। तो ये है सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 16 तक आज हम सब क्लियर करेंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जैसे DSSB का एग्ज़ाम हो गया, ALC, RRB या UGC नेट, इसमें एक कॉमन ट्रैप होता है लाइक लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल में कन्फ्यूजन। तो वो कन्फ्यूजन भी आज की क्लास के बाद हमेशा के लिए आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 7A। 7A क्या कहता है? 7A हमारा कहता है इंडस्ट्रियल, ये 7A कहता है हमारा ट्रिब्यूनल के बारे में बताता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट जब देखती है कि डिस्प्यूट थोड़ा सा सीरियस नेचर का हो गया, मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, वेजेस से रिलेटेड है, ठीक है, वेजेस अलाउंसेस और आपके वर्किंग आवर्स, ठीक है, बोनस हो गया है ना, और आपका हो गया प्रमोशन, इन सबसे रिलेटेड है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या फिर रिट्रेसमेंट भी मान लो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करती है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करती है, ठीक है, कंस्टिट्यूट करती है। ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? ट्रिब्यूनल का काम होता है ये सेकंड और थर्ड शेड्यूल के मैटर देखता है, ठीक है, थर्ड शेड्यूल के मैटर देखता है। अब देखो, ये तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। अब इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 2 मेंबर अपॉइंटेड एज ए असेसर टू एडवाइस ट्रिब्यूनल इन द प्रोसीडिंग। असेसर क्या होते हैं? देखो, असेसर होते हैं कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में बोनस का इशू आ गया, वहाँ डिस्प्यूट हो गया, अब वो सॉल्व नहीं हो रहा। अब ये ट्रिब्यूनल के पास गया, ट्रिब्यूनल ने एक ऑफिसर अपॉइंट करा, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब ये इशू सॉल्व कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ये अकाउंट में या CA का एक्सपर्ट नहीं है, तो इसको नहीं पता कि बोनस की कैलकुलेशन कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, क्या करेगा कि बोलेगा कि मुझे असेसर चाहिए, 2 पर्सन चाहिए, मतलब इस जो बोनस से रिलेटेड इशू है ना, इसके एक्सपर्ट चाहिए, लाइक मुझे CA चाहिए, 2 CA चाहिए, तो वो 2 पर्सन अपॉइंट होंगे एज ए असेसर। तो वो 2 जो CA अपॉइंट होंगे ना, वो असेसर कहलाएंगे। वो यहाँ पर एडवाइस देंगे कि इतना बोनस मिलना चाहिए, इतना नहीं मिलना चाहिए। वो सिर्फ एडवाइस देंगे, उनका और कोई काम नहीं होगा। अब देखो, ट्रिब्यूनल में कंपोजिशन देखते हैं क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल बना सकती है। कौन से मैटर डील करती है? सेकेंड और थर्ड। इसकी ट्रिक आप लिख लो, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। इसकी ट्रिक PLINU, पिलनू, 1 2 3 4 5 ये शेड्यूल होगा। इस आपको विजिबल नहीं हो रही, मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखो, PLINU, पिलनू, और ये शेड्यूल होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। P से पब्लिक यूटिलिटी, L से लेबर कोर्ट सेकंड में, I से इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल और अनफेयर प्रैक्टिस। ये आपकी शेड्यूल याद करने की ट्रिक हो गई, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कौन कौन से मैटर सॉल्व करता है? सेकंड और थर्ड, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। और ये ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, वो होता है जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज होता है, या डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जज, जिसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर होना चाहिए स्टेट लेबर डिपार्टमेंट का, और उसके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की, एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 ईयर लेबर डिपार्टमेंट का, और 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए कंसलेशन ऑफिसर। ठीक है। और वो क्या हो सकता है, वो एक इंडियन लीगल सर्विस ग्रेड 3 पे काम कर रहा हो, वो भी हो सकता है, जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये देखो एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि जैसे सपोज एक कंपनी में बोनस पेमेंट को लेकर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच डिस्प्यूट हो गया, तो ये मैटर किससे बड़ा है, लेबर कोर्ट से बड़ा है, तो ये कहाँ जाएगा, इसलिए ये जाएगा आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। ये देखो मैंने यहाँ पे बता दिया कि सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल की मैटर सॉल्व करता है। ये आप पढ़ लेना, सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में क्या क्या आता है। ये क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं कि थर्ड शेड्यूल में कौन से मैटर आते हैं और थर्ड शेड्यूल में कौन से मैटर आते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब देखते हैं हमारा सेक्शन 7B क्या कहता है। 7B है हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो अब यहाँ पर आते हैं सेक्शन B नेशनल ट्रिब्यूनल पर। ये तब बनता है जब डिस्प्यूट क्या होता है, जब डिस्प्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, और डिस्प्यूट मल्टीपल स्टेट में 2 या उससे ज़्यादा स्टेट को इफेक्ट करता है, तब बनता है हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, इफेक्ट करता है। ठीक है। अब ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कौन बनाती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है। और इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, वो भी हाई कोर्ट का जज होता है। ठीक है। इसके मेंबर सेम होते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल के और नेशनल ट्रिब्यूनल के सेम होते हैं, तो आई थिंक मुझे ये सारा दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, देखो अब जैसे इंडियन रेलवे है ना, इंडियन रेलवे ले लो या ऑल इंडिया बैंक के एम्प्लॉय ले लो, जो मल्टीपल स्टेट में चल रहे होते हैं, है ना, उनका डिस्प्यूट मल्टीपल स्टेट में हो रहा है, तो ऐसे केस में नेशनल ट्रिब्यूनल बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से अधिक नेशनल ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर सकती है। एक या एक से अधिक स्टेट का डिस्प्यूट से एक से अधिक स्टेट अफेक्ट हो रही हो, तब बनेगा। ठीक है। कंस्टिट्यूट ऑफ 1 पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, इसमें कौन होता है, सिर्फ 1 पर्सन होता है अपॉइंटेड, कौन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का। ये मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7C क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। अब देखो सेक्शन 7C हमें बताता है कि कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता। देखो या तो अगर पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और या उसकी एज 65 से ज़्यादा हो चुकी है। देखो ये एग्जांपल हो इसका, ये वाला, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले कोई लीगल एडवाइजर रह चुका है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसका देख लेते हैं समरी में मैंने क्या मेंशन किया है। समरी में आपको दिखा देती हूँ, मैंने सबकी मेंशन की है। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सब मैंने क्लियर कर दिया ऊपर, आपको आप पढ़ लेना और बेयर एक्ट जरूर देख लेना। अब आते हैं सेक्शन 8 फिलिंग ऑफ वैकेंसीज। देखो स्टूडेंट अगर किसी रीजन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, जैसे आपकी हो गई, जैसे आपकी नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डेथ हो गई, या उसने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया, या उसकी रिटायरमेंट हो गई, तो पोजीशन तो खाली हो गई ना, तो क्या होगा, गवर्नमेंट नया प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी। ठीक है, और देखो ये मैंने बता दिया कि वैकेंसी खाली हो गई, किसी रीजन से बता दिया। इस केस में क्या करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट अनदर पर्सन, एक नया पर्सन प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी, किसके लिए, और उसकी जो देखो जैसे पुराना वाला प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो कोई केस सॉल्व कर रहा था, ठीक है, और अब आ गया नया वाला,
तो जो पुराने की हियरिंग चल रही थी वो कहाँ से शुरू होगी, स्टार्टिंग से होगी या अब जहाँ उसने छोड़ी है वहाँ से होगी? तो स्टार्टिंग से नहीं होगी। देखो नया जज आया, देखो नया जज आ गया, नया प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ गया या जज आ गया, ठीक है, कुछ भी कह लो, और जो केस है ना वो फ्रेश वे से नहीं होगा, वो वहीं से होगा जहाँ पे उसने लास्ट वाले ने छोड़ा था, लास्ट वाले ने। तो लास्ट वाली हियरिंग से वो कंटिन्यू नया वाला प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं चैप्टर 2 का सेक्शन 9, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग बोर्ड एक्सेट्रा। देखो सेक्शन 9 क्या बोलता है कि सेक्शन 9 बोलता है कि गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट किया है, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उस क्वेश्चन पे मार्क नहीं उठा सकती, उस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकती कि आपने इस पर्सन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्यों बनाया, ठीक है। सिर्फ किस बेस पर इनवैलिड होगी? देखो अगर वैकेंसी नहीं थी फिर भी प्रिजाइडिंग वैकेंसी थी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा डिफेक्ट था, तो इस बेस पे आपका केस इनवैलिड हो सकता है। देखो अब ये देख लो, एग्जाम्पल लो, जैसे अगर ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ट्रिब्यूनल में एक पर्सन अब्सेंट है, मैंने बोला कि अब्सेंट है, ठीक है, एक पर्सन अब्सेंट है, मैंने ये नहीं बोला कि उसने रिजाइन कर दिया, मैंने ये बोला कि अब्सेंट है, तो अवार्ड इनवैलिड नहीं होगा, उसकी अब्सेंस में अवार्ड अगर दे दिया गया है तो वो इनवैलिड नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और पर्सन अब्सेंट और आपने न्यू प्रिजाइडिंग ऑफिसर रख लिया, मतलब वैकेंसी थी ही नहीं फिर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ गया, तो यहाँ पे ये वैकेंसी जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सेक्शन क्लियर होगा कि सेक्शन 9 में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट कोई भी अपॉइंटमेंट करती है तो नॉर्मली उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन 9A, नोटिस ऑफ चेंज। नोटिस ऑफ चेंज क्या कहता है? नोटिस ऑफ चेंज, देखो दस एम्प्लॉयर शुड गिव एन नोटिस एनी चेंज टू वर्कमैन हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड विद सच चेंजेस में बी ब्रॉट विद इन 21 डेज ऑफ सच नोटिस। ये देखो एक पर्सन है एक पर्सन है चिंटू, वो एक्स वाई जेड कंपनी का एम्प्लॉयर है, ठीक है, और वो फोर्थ शेड्यूल से रिलेटेड, ठीक है, फोर्थ शेड्यूल से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना चाहता है, तो उसे एम्प्लॉयज को 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि देखो फॉर एग्जांपल ले लो, वो एम्प्लॉय कहता है कि फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है, जैसे मैं सैलरी में, वर्किंग टाइम में, ठीक है, वर्किंग टाइम में या वेजेस में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, और उसे एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा, 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ताकि एम्प्लॉय सोच सके कि एम्प्लॉयर जो चेंजेस कर रहा है वो उन्हें एक्सेप्टेबल है या नहीं, ठीक है। देखो लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जहाँ पर नोटिस देने की ज़रूरत होती ही नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लो, जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच पहले ही एग्रीमेंट हो गया है कि हम बाद में ये सैलरी चेंज कर देंगे या वेजेस चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे वो नोटिस नहीं देगा, इस केस में नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। चलो ये केस लो है, केस लो मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 9B। सेक्शन 9B क्या कहता है? देखो अब ये इतना सारा आप पढ़ लेना अपने आप बेरख से, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। देखो अगर एक पर्टिकुलर टाइप की पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट, सेक्शन 9B क्या कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ चेंजेस कर सकती है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही कहा गया है और कुछ नहीं कहा गया। किसके पास होती है? पावर ऑफ गवर्नमेंट। किसके पास होती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा, ये मैंने सेक्शन 9A की समरी और 9B की समरी आपको मेंशन कर दी है। नो एम्प्लॉयर शैल मेक चेंज
फोर्थ शेड्यूल में चेंज नहीं कर सकता विदाउट 21 दिन का नोटिस दिए हुए, ठीक है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो मैंने आपको समझा दिया। पावर टू एग्जाम में किसको पावर होती है कि वो चेंजेस कर सकती है नोटिस में, तो वो होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 9C। 9C कहता है सेटिंग द ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी एंड कमेटी। अब देखो ग्रीवियंस कमेटी कहाँ बनती है, जहाँ 20 और मतलब कम एम्प्लॉय होते हैं, 20 और मोर वर्कमैन होते हैं, वहाँ पे एक या एक से अधिक ग्रीवियंस रिड्यूसल कमेटी बनती है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। और इसमें मेंबर कितने होते हैं, इक्वल नंबर होते हैं, एम्प्लॉय के भी और एम्प्लॉयर के भी, ठीक है। और शुड नॉट एक्सीड 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक मेंबर इनमें वुमेन कंपल्सरी होगी, ठीक है। और इनको अपनी ग्रीवियंस सेटलमेंट, ग्रीवियंस कमेटी को अपना मतलब सेटलमेंट कब देना होता है, जैसे मान लो कोई कंप्लेंट आई, तो कंप्लेंट आने के 30 दिन के अंदर अंदर उसे, ठीक है, प्रोसीडिंग करनी होगी और अपना डिसीजन देना होगा, ठीक है। अगर देखो वर्कमैन कैन अपील टू एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय ग्रीवियंस रिड्यूसल कमेटी से खुश नहीं है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयर के पास जा सकता है कि मैं खुश नहीं हूँ, और फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर फिर उसको, जब उसे कंप्लेंट मिली है उसके 1 मंथ के अंदर अंदर उसकी अपील को डिस्पोज करेगा, मतलब केस को क्लोज करेगा, डिसीजन देगा। समझ में आया। पहले अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा, ग्रीवियंस रिड्यूसल कमेटी में जाएगा। अगर वहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं होता तो ग्रीवियंस के बाद वो जाएगा एम्प्लॉयर के पास, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन में क्या करना होता है, 30 दिन में और 1 मंथ में केस सॉर्ट आउट करना होता है। आई होप आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ना ये इसका ये देख लेना, मैंने पूरा ये समरी टाइप में चार्ट बना दिया है, ठीक है, कि 20 और 20 मोर से ज़्यादा पीपल होनी चाहिए, इक्वल नंबर होनी चाहिए, टोटल नंबर नोट एक्सिट 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, रेफरेंस टू बोर्ड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब कोई बताएगा कि रेफरेंस टू बोर्ड और कोर्ट और ट्रिब्यूनल का क्या मीनिंग है। यहाँ पे देखो 3 चीज़ होती हैं, DDTR, 4 चीज़, सॉरी 3 बोल रही हूँ, डिसमिसल, डिस्चार्ज, टर्मिनेशन, रिट्रेचमेंट, ठीक है। इनसे रिलेटेड केस कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे आपके लेबर कोर्ट में, ठीक है। 2nd शेड्यूल के मैटर है। अगर जो डिस्प्यूट है वो इफेक्ट नहीं कर रहा 100 या 100 से अधिक लोगों को, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहाँ रेफर कर सकती है इसको, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेफर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू नेशनल ट्रिब्यूनल। अभी देखो मैं सेक्शन 10 आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे ये लाइन है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेफर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट नॉट अफेक्टिंग 100 वर्कमैन। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर डिस्प्यूट 3rd शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है, 3rd शेड्यूल से रिलेटेड है और वो इफेक्ट नहीं कर रहा, मोर देन 100 वर्कमैन को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस को लेबर कोर्ट में रेफर कर सकती है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है। अब देखते हैं सेक्शन 10A, वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। देखो ये क्या कहता है, कोई इंडिविजुअल डिस्प्यूट है ना, वर्कमैन, एम्प्लॉयर वर्कमैन का, ठीक है, तो वो क्या है कि कंसिलेशन ऑफिसर से वो खुश नहीं है, ना कंसिलेशन ऑफिसर से खुश है वो, ना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से खुश है, ठीक है। और वो कह रहा है कि मुझे लेबर कोर्ट नहीं जाना, ठीक है, लेबर कोर्ट नहीं जाना, तो आप वॉलंटरी रेफरेंस चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कब करना होगा, केस स्टार्ट होने से पहले आपको बताना होगा कि मुझे लेबर कोर्ट नहीं जाना, मुझे वॉलंटरी रेफरेंस चाहिए, तो मेरे को कर दो। और जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा ना, वो दोनों पार्टी साइन करेंगी, और जो अवार्ड की कॉपी होगी वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कंसिलेशन ऑफिसर को
फॉरवर्ड की जाएगी। और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो कॉपी दी जाएगी ना ऑर्डर की, उस ऑर्डर को विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन 1 मंथ ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी। ठीक है, देखो ये अमेंडमेंट कब हुआ था, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, वो नोट डाउन कर लो, अमेंडमेंट 1956, अमेंडमेंट 1956 हुआ था। इसमें गवर्नमेंट केस रेफर करती है। अमेंडमेंट 1956 में क्या बोला गया था कि गवर्नमेंट केस रेफर कर देगी, लेकिन आपको बोलना होगा कि मेरा क्या केस आर्बिट्रेटर को दे दो। ठीक है, मुझे लेबर कोर्ट नहीं जाना, क्योंकि बहुत लंबी लंबी डेट पड़ती है, मैं नहीं जाना चाहता। सेक्शन 10 का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच और वो लेबर कोर्ट नहीं जाना चाहते, तो उन्हें कोर्ट को केस स्टार्ट होने से पहले बोलना पड़ेगा कि हमें वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन चाहिए, हमें लेबर कोर्ट नहीं जाना। और ये कब ये किस अमेंडमेंट में आया था, तो ये आया था आपका 1956। आई होप आपको सेक्शन 10A क्लियर होगा बहुत अच्छी तरीके से। मैं बहुत डीपली आपको करवा रही हूँ ताकि आपका अच्छे से हो जाए एग्ज़ाम और आपकी जॉब लग जाए। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है। ये इसी की समरी जो मैंने लिखी हुई है पढ़ लेना आप। ये केस लो मैं नहीं करवा रही, क्योंकि केस लो जब ही होंगे जब कम से कम इस पे 1000 व्यूज़ आ जाएंगे लेक्चर पे, तो मैं केस लो करवा दूंगी। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो ओके, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।